नमस्कार बच्चों, द्रोणाचार्य एकेडमी के YouTube चैनल पर मैं जय तिवारी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और अभी तक जीएस से संबंधित हम एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने पॉलिटी का एक टॉपिक शुरू किया था और वो टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये टॉपिक हम लोग 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब उसी दिशा में हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले से ये बात स्पष्ट कर देना बहुत ही ज़रूरी है कि यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को समझने में थोड़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो कहीं ना कहीं पीछे से ही जुड़ी हुई होंगी। इसीलिए पहले वाला जब वीडियो आप देखेंगे तो आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित टॉपिक को शुरू किया था और उसमें बताया था कि जो सबसे पहला भारत के प्रशासन के संबंध में ब्रिटेन में कानून बना था उसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा आज के क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1765 से 1772 के बीच भारत में द्वैध शासन या डुअल रूल लागू रहा था और इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी आर्थिक रूप से लगातार ताकतवर होते गए, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर होती गई। और 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुकी थी, दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गई थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन हम आपके मामलों को रेगुलेट या विनियमित करेंगे। पिछले ही वीडियो में हमने आपको स्पष्ट किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी और इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। और ये पहली बार 1772 में मौका मिल रहा था ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने ये शर्त रखी कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम आपके मामलों को रेगुलेट करेंगे, विनियमित करेंगे। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को रेगुलेट करने के लिए या विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद में जो एक्ट पास हुआ था उसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। और इसमें हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में परिवर्तन किया गया था, ब्रिटेन में भी किया गया था और भारत में भी परिवर्तन किया गया था। और ये परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए किए गए थे, लेकिन इन परिवर्तनों के कारण भारत में कुछ समस्याएं भी पैदा हुई। तो आज हम उन्हीं समस्याओं पर डिस्कशन करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो व्यवस्था लागू हुई थी उसके कारण भारत में कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई। तो इस दिशा में सबसे पहली बात करें, पहली समस्या इसमें क्या थी? गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी
परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मध्य संघर्ष। हमने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी बनाई गई थी और उस कार्यकारिणी में 4 सदस्य थे और गवर्नर जनरल को मिलाकर के कुल 5 सदस्य थे और इनको भारत के प्रशासन के बारे में जो भी निर्णय लेना था बहुमत के आधार पर लेना था। और उसमें हमने आपको स्पष्ट किया था कि उन 4 सदस्यों में 3 जो उस समय के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स उसके विरोध में थे, केवल एक ही वॉरवेल उनके समर्थन में था। तो इसी कारण जब भी कोई डिसीजन लेना होता था तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बड़ी समस्या पैदा होती थी, परेशानी पैदा होती थी, क्योंकि कार्यकारिणी परिषद का सपोर्ट उसे नहीं मिल पाता था। तो इससे कहीं ना कहीं भारत में प्रशासनिक मामलों में बाधा पैदा हुई। तो पहली समस्या स्पष्ट हुई कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के मध्य संघर्ष। दूसरी समस्या क्या थी इसमें? प्रेसिडेंसियों के मध्य संघर्ष। देखिए बताया था 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बंबई और मद्रास। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया था, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं किए गए थे, बहुत क्लियर नहीं किए गए थे। और जब अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं होंगे कि बंबई और मद्रास के क्या अधिकार होंगे और बंबई जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके क्या अधिकार होंगे, तो इससे आपस में संघर्ष होगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, इस वार को बंबई प्रेसिडेंसी शुरू करना चाहती थी, जबकि बंगाल प्रेसिडेंसी इसके विरोध में था। और चूंकि बंबई प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के अर्थात गवर्नर जनरल के, तो बात माननी चाहिए थी। लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी ने बंगाल प्रेसिडेंसी अर्थात गवर्नर जनरल की बात को ना मान करके उस युद्ध को शुरू कर दिया। तो इस तरीके से भारत में जो प्रेसिडेंसियां थी उन्हीं के मध्य टकराव की स्थिति पैदा हुई। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या है? दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंसियों के मध्य संघर्ष, और उसका कारण था कि उनके अधिकार क्षेत्र बहुत स्पष्ट नहीं किए गए थे। ठीक, अब इसमें हम तीसरा बता दें आपको मुद्दा क्या था कि गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के मध्य संघर्ष। तीसरा मुद्दा था गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट के मध्य संघर्ष। ये संघर्ष क्यों पैदा हुआ? ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य थे वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट अब गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनमें हस्तक्षेप कर सकता था। इसी कारण गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के मध्य संघर्ष शुरू हुआ। तो ये भी सही बात नहीं थी, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य न्यायालयों के मध्य संघर्ष। देखिए इसके पीछे कारण क्या था
मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को ब्रिटेन में प्रचलित कानूनों के अनुसार निर्णय देना था, जबकि जो अन्य कोर्ट बंगाल क्षेत्र में थे उन्हें भारतीय सामाजिक धार्मिक परंपराओं नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना होता था। तो अब समस्या ये सबसे बड़ी पैदा हुई कि भाई कैसे निर्णय दिया जाए। ये देना चाहते थे भारतीय नियम कानूनों के हिसाब से, ये ब्रिटिश नियम कानूनों, इसीलिए इनके मध्य भी संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। तो हमने आपको बताया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था वो सकारात्मक सुधार लाने के लिए पास किया गया था, लेकिन उसके कई नेगेटिव पॉइंट निकल करके सामने आए। और अब ये जो नेगेटिव बिंदु निकल करके आए, इनका समाधान करना जरूरी था, अन्यथा भारत का प्रशासन सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता था गवर्नर जनरल के द्वारा। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए 1781 में एक अमेंडमेंट एक्ट या संशोधन अधिनियम बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो अब हम लोग जानेंगे 1781 के अमेंडमेंट एक्ट या संशोधन अधिनियम के बारे में। तो हम लोग अब 1781 के संशोधन अधिनियम के बारे में जानते हैं। और अभी बताया मैंने आपको कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए ये संशोधन अधिनियम पास किया गया था। तो इसके प्रावधान क्या क्या हैं एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रावधान है, इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल सपरिषद अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो अभी बताया था कि टकराव की स्थिति होती थी जब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया था। इसीलिए कहा गया कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद सहित सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा, यानी अब वो शासकीय रूप से कोई भी काम करेंगे तो उनकी जवाबदेही अब सुप्रीम कोर्ट के प्रति नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें शासकीय रूप से किए गए काम अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए थे, व्यक्तिगत रूप से किए गए काम अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में थे। तो पहला परिवर्तन क्या किया गया कि गवर्नर जनरल सपरिषद अपने द्वारा किए गए कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अब इसमें दूसरी बात और क्या कही गई कि गवर्नर जनरल कोई भी नियम कानून बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड या पंजीकृत कराना जरूरी नहीं है। देखिए, व्यवस्था थी रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर जनरल कोई भी नियम कानून बनाएगा तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना जरूरी होगा। उसके पीछे कारण यह था कि गवर्नर जनरल जो भी नियम कानून बनाए वो ब्रिटेन में प्रचलित नियम कानूनों के विरोध में नहीं होने चाहिए। तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये व्यवस्था पहले थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल कोई नियम कानून बनाता था और वो अगर भारतीय सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार नहीं होंगे
ब्रिटेन के नियम कानूनों के अनुसार होंगे तो कहीं ना कहीं भारत में असंतोष पैदा होगा। इसीलिए इस संशोधन अधिनियम से ये बोल दिया गया कि अब जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे गवर्नर जनरल के द्वारा उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना जरूरी नहीं है। अर्थात अब नियम गवर्नर जनरल अपनी स्वेच्छा से बना सकता है और ऐसे नियम ब्रिटेन में प्रचलित नियम कानूनों के विरोध में भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक तीसरी बात और क्या कही गई कि जो राजस्व मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र या ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर होंगे, क्षेत्र से बाहर होंगे। देखिए, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि भारत में साम्राज्य निर्माण के पीछे शुरुआत में सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि भारत के राजस्व को प्राप्त करके भारत के साथ ही व्यापार किया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब साम्राज्य निर्माण होगा तो राजस्व प्राप्ति में कोई बाधा ना हो, ब्रिटिश सरकार यही चाहेगी। लेकिन अब गवर्नर जनरल राजस्व एकत्रण से या राजस्व एकत्र करने से संबंधित जो भी काम करेगा या जो भी नियम कानून बनाएगा वो अगर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा और इससे टकराव की स्थिति होगी और राजस्व के संग्रह में कहीं ना कहीं बाधा पैदा होगी। इसीलिए इस संशोधन अधिनियम से क्या किया गया कि राजस्व मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अब एक और चौथी बात यहां पे समझ लेंगे। इसमें कहा गया कि जो भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज होंगे, रीति रिवाज इनका ध्यान रखा जाएगा। और ध्यान कौन रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखेगा जब कोई निर्णय देगा भारतीयों से संबंधित। दूसरा, गवर्नर जनरल ध्यान रखेंगे जब कोई नियम कानून बनाएंगे भारत से संबंधित। ठीक है, तो ये भी एक समस्या थी। मैंने बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो ब्रिटेन के नियम कानूनों के अनुसार, और इससे भारत में समस्याएं पैदा हुई। और उन समस्याओं को जब समझा गया तो ये बात स्पष्ट कर दी गई संशोधन अधिनियम 1781 में कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई निर्णय देगा तो उन निर्णयों को देते समय भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान रखेगा, और गवर्नर जनरल जब भी कोई नियम कानून बनाएगा तो भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो संशोधन अधिनियम 1781 पास हुआ था, इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का प्रयास ही किया गया और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया था। अच्छा, इसमें एक और प्रावधान था, वो भी हम आपको बता दें। इसमें कहा गया कि जो प्रांतीय न्यायालय होंगे, भाई बंगाल बिहार उड़ीसा प्रांत के रूप में था, वहां पर जो कोर्ट थे, तो इसमें कहा गया कि जो कोर्ट होंगे प्रांतीय, वहां से अपील
गवर्नर जनरल के पास की जा सकेगी, और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, गवर्नर जनरल के पास की जा सकेगी। और यदि मामले $5,000 या उससे अधिक के हैं तो ऐसे मामलों में अपील ब्रिटेन के सम्राट के पास में की जा सकेगी। तो एक प्रावधान यह भी किया गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया 1781 का संशोधन अधिनियम। इसके बाद इसी दिशा में जो हमारा अगला अधिनियम होगा वो 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, उसके बारे में समझते हैं। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग क्विट इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हो चुका था, 1781 का अमेंडमेंट हो चुका। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, इस व्यवस्था की समीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए 2 कमेटी बनाई गई, 2 समितियां बनाई गई 1783-84 के आसपास। इनमें से एक कमेटी थी आपकी प्रवर समिति, जिसे हम लोग सेलेक्ट कमेटी के नाम से जानते हैं, और दूसरी आपकी गुप्त समिति, जिसे हम लोग सीक्रेट कमेटी के नाम से जानते हैं। तो अभी तक जो व्यवस्था बनाई जा चुकी थी, वो व्यवस्था कैसे चल रही है, क्या कमियां हैं, क्या उसमें अच्छाइयां हैं, किन बातों को आगे बढ़ाया जाए, कौन से नई बातें लाई जाए, इन बातों की समीक्षा के लिए 2 समितियां ब्रिटेन में बनाई गई, प्रवर समिति या सेलेक्ट कमेटी, और दूसरी गुप्त समितियां सीक्रेट कमेटी। और यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम लोग प्रवर समिति, इसको काम क्या सौंपा गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तथा 1781 के संशोधन अधिनियमों की समीक्षा करना। तो इनको केवल इस बारे में रिपोर्ट देनी थी कि 1773 का एक्ट क्या अच्छा था, क्या बुरा था, उसमें 1781 में क्या अच्छा था, क्या बुरा था। दूसरी यहाँ पर जो गुप्त समिति बनी थी, ये स्पेशली बनाई गई थी जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों की समीक्षा। इतिहास में आप विस्तार से जब पढ़ेंगे तब अच्छे तरीके से जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बता दिया जाए आपको कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और अभी थोड़ा देर पहले बताया कि प्रेसिडेंसियों के मध्य आपस में संघर्ष भी हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजों को आर्थिक रूप से कोई भी लाभ नहीं हुआ था, बल्कि आर्थिक रूप से बहुत अधिक हानि हुई थी। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये जो कंपनी थी, इसका मुख्य मकसद व्यापार करना था, और अगर आर्थिक रूप से हानि होगी तो लंदन में बैठे हुए, ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों को चिंता होगी। तो इसकी समीक्षा के लिए कि आखिरकार कौन सी परिस्थितियां रही, क्यों ये सब कुछ हुआ, इसकी समीक्षा के लिए एक गुप्त समिति का निर्माण किया गया था। और अब इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आर्थिक हानि बहुत अधिक हुई है, और आर्थिक हानि खुल करके सामने आ भी चुकी थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से सहायता की मांग की कि भाई फिर से हमारी आर्थिक सहायता की जाए।
तो फिर से ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में और अधिक हस्तक्षेप करने का मौका मिला, और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों से संबंधित जो अगला एक्ट ब्रिटिश संसद में पास किया गया उसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो बात आपको स्पष्ट हो गई कि जो एक्ट पास किए गए थे उनकी समीक्षा के लिए, मराठा युद्ध के कारण जो आर्थिक हानि हुई थी उनकी समीक्षा के लिए 2 कमेटी बनाई गई, और इन्हीं कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बिल तैयार किया गया। और सबसे पहले कई बिल तैयार किए गए थे उस समय 83-84 में, और उनको ब्रिटिश संसद के सामने रखा गया था। तो वो बिल कौन कौन से हैं, फिर क्या परिस्थितियां रही, उनमें से पास क्यों नहीं हो पाए, कारण क्या है, उनको हम एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश संसद में कई बिल लाए गए। इसी दिशा में सबसे पहला बिल, इसमें जो सबसे पहला बिल है वो लाया गया था डुंडास के द्वारा, लेकिन ये जो बिल था अस्वीकार हो गया था, रिजेक्ट हो गया था ब्रिटिश संसद में। ठीक है, इसके बाद इसी दिशा में दूसरा बिल आया था फॉक्स इंडिया बिल। फॉक्स इंडिया बिल, इस बिल को तैयार किया था बर्क एवं फ्रांसिस ने, लेकिन इसे ब्रिटिश संसद में रखा गया था फॉक्स के द्वारा, इसीलिए इसे फॉक्स इंडिया बिल के नाम से जानते हैं। और ब्रिटिश संसद के 2 हाउस हैं, एक है उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पे ये बिल पास हो गया। दूसरा इसमें है हाउस ऑफ लॉर्ड, यहां पर बिल पास नहीं हो गया। अब अगर यहां बिल पास नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बिल रिजेक्ट हो गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम भी समझ लीजिए। उस समय लंदन में या ब्रिटेन में कहें, मिली जुली सरकार थी, फॉक्स तथा लॉर्ड नॉर्थ की, और चूंकि ये बिल पास नहीं हो पाया था इसीलिए इनकी मिली जुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ा। यहां पर एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझिए कि ये पहला और अंतिम मौका है जिसमें किसी भारतीय मुद्दे को लेकर के ब्रिटेन में सरकार गिरी। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि वो पहला और अंतिम मौका कौन था जिसमें भारतीय मामलों को लेकर के ब्रिटेन में सरकार गिरी थी, तो कौन सा होगा, फॉक्स इंडिया बिल। तो हमने आपको बताया कि डुंडास जो बिल लेकर के आए पास नहीं हो पाया, फॉक्स जो बिल लेकर के आए वो भी पास नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ पे जो लॉर्ड नॉर्थ थे वो प्रधानमंत्री थे। अगर सरकार गिर जाएगी तो प्रधानमंत्री पद से ये हट जाएंगे, और इसके बाद ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने थे विलियम पिट। और विलियम पिट ने, जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पिट्स इंडिया बिल
संसद में रखा, लेकिन ये बिल भी पास नहीं हो पाया क्योंकि पास होने से पहले ही सरकार गिर गई थी। ठीक है। अब आगे चल करके फिर से इलेक्शन हुए ब्रिटेन में और सरकार बनी और फिर से विलियम पिट ही प्रधानमंत्री बने और वही पिट्स इंडिया बिल फिर से संसद में लाया गया और ये पास हुआ था जुलाई अगस्त में पास। और पास होने के बाद जब बिल पास हो जाता है तब क्या कहलाता है? एक्ट। तो पास होने के बाद इसे ही पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। तो पूरी स्टोरी मैं एक बार शॉर्टकट में आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि 1783-84 के आसपास रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के अधिनियम की समीक्षा के लिए और मराठा युद्ध के कारणों की समीक्षा के लिए 2 कमेटी बनाई गई, प्रवर समिति और गुप्त समिति। और इन्होंने जो रिपोर्ट पेश करी थी, इसी के रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में बिल रखा गया। सबसे पहले बिल रखा डुंडास ने, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर रखा गया फॉक्स के द्वारा, फॉक्स इंडिया बिल पास नहीं हो पाया, सरकार को रिजाइन भी करना पड़ा। इसके बाद बिल पास किया गया, बिल लाया गया पिट्स इंडिया बिल। ये पास नहीं हो पाया था, उससे पहले ही सरकार गिर गई थी। लेकिन फिर जब विलियम पिट प्रधानमंत्री बने, इसके बाद फिर उसी बिल को रखा गया संसद में और ये जुलाई अगस्त में पास हो गया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। अब हम इसके प्रावधानों के बारे में देखेंगे। हम लोग अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के कौन कौन से प्रावधान नए हैं उनको समझते हैं। पहले भी हम लोग ये जान चुके थे, या पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में जब परिवर्तन की बात आएगी तो परिवर्तन 2 जगहों पर होंगे, ब्रिटेन में परिवर्तन और भारत में परिवर्तन। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इससे भारत में कौन कौन से परिवर्तन किए गए हमें ये समझना है। सॉरी, पहले ब्रिटेन में कौन से परिवर्तन किए गए ये समझना है। तो पहला परिवर्तन क्या है, इसमें नई बात कौन सी आई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। हिंदी में इसे नियंत्रण मंडल के नाम से भी जानते हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल मिलाकर के 6 सदस्य होते थे। 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से होते थे, 1 सदस्य राज्य मंत्री होता था सरकार का और 1 चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था। इनमें जो राज्य मंत्री होता था वही भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है। अब इसका कार्य क्या था, काम क्या था कि भारत के जो प्रादेशिक मामले हैं, राजनीतिक मामले हैं, युद्ध से संबंधित या विस्तार से संबंधित मामले हैं, इन मामलों में जो भी निर्देश देने होंगे या जो भी आदेश देने होंगे, कौन देगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और किसको निर्देश या आदेश देगा? गवर्नर जनरल को भारत में। ठीक है। अब ये बात अभी थोड़ी देर में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आपने अभी केवल इतना समझा कि एक नई संस्था बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक और नई संस्था यहां पर बनी गुप्त समिति। गुप्त समिति की स्थापना की गई थी इसी एक्ट के माध्यम से, और इसमें कुल मिलाकर के 3 सदस्य होते थे और इन 3 सदस्यों का निर्वाचन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी? 24। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्य मिलकर के 3 सदस्यों को निर्वाचित करते थे। किसके? गुप्त समिति की।
और गुप्त समिति का काम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत के लिए जो भी निर्देश या आदेश भेजता था, डायरेक्ट नहीं भेजता था। गवर्नर जनरल या गवर्नर को कोई भी आदेश या निर्देश भेजना होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसे डायरेक्ट नहीं भेजता था। किसके माध्यम से भेजता था? गुप्त समिति के माध्यम से भेजता था। यानी कि गुप्त समिति को निर्देश देगा या आदेश देगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और गुप्त समिति उस निर्देश या आदेश को भारत पहुंचाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये जो एक अगला पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है सीओपी। इसका मतलब भी पिछली क्लास में बता चुके हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और सीओपी या कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के आदेशों को रद्द नहीं कर सकता था, रद्द करने का अधिकार नहीं था। ठीक है। तो पिछली क्लास में जब आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा तो उसमें आपको मैंने बताया था कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन होते थे? कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते थे? कंपनी के मामलों को संचालित करने वाले लोग। अर्थात सीओपी और सीओडी ये कंपनी से संबंधित संस्थाएं थी। वहीं पर अगर हम बात करें बीओसी की, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, तो ये कंपनी से संबंधित संस्था नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार से संबंधित। देखिए जो 6 सदस्य हैं वो ब्रिटिश सरकार से संबंधित हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहले जो निर्देश प्रादेशिक मामलों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भेजता था, वो निर्देश अब कौन भेजेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजेगा। ठीक है। इसको हम एक फिगर के द्वारा और समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिगर के द्वारा समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा और तभी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए हम बात करें ब्रिटेन में पार्लियामेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये किससे संबंधित संस्था थी? पार्लियामेंट से संबंधित थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और 1784 का जो क्विट इंडिया एक्ट है, इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या सौंप दिए गए? भारत के प्रादेशिक मामले, भारत के प्रादेशिक मामले सौंप दिए गए। ठीक है। वहीं पर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स चुनाव करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनते थे किनको? ऐसे करें, गुप्त समिति के सदस्यों को। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको चुनते थे? गुप्त समिति के सदस्यों को चुनते थे। ठीक है। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये अपने निर्देश किसको भेजता था? गुप्त समिति को भेजता था। और गुप्त समिति इस निर्देश को भारत भेजता था। भारत में मैं आपको बताया था 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बंबई और मद्रास। बंगाल में कौन होता था? गवर्नर जनरल प्लस उसकी कार्यकारिणी के 3 सदस्य। गवर्नर जनरल प्लस कार्यकारिणी के 3 सदस्य। गवर्नर, इसमें गवर्नर जनरल नहीं होगा, सॉरी गवर्नर होगा। गवर्नर प्लस कार्यकारिणी के 3 सदस्य।
देखिए पिछले क्लास में जो बताया था 4 सदस्य थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी जो निर्देश देगा भारत में कौन से मुद्दों से संबंधित, प्रादेशिक मामलों से संबंधित, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उन निर्देशों को गुप्त समिति कहां भेजेगा? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास, बंबई के गवर्नर के पास और मद्रास के गवर्नर के पास। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो प्रादेशिक मामले हैं वो किसके पास पहुंच गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या बचा? केवल व्यापार, यानी व्यापार से संबंधित मामलों में कोई निर्देश अगर देना है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं देगा, बल्कि कौन देगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देंगे, और वो निर्देश पहुंचाएंगे जाएंगे तीनों प्रेसिडेंसी में। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 तरीके के मामले थे, भारत के प्रदेश और उनका अपना स्वयं का व्यापार। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत व्यवस्था क्या बनी? प्रदेश किसके पास पहुंच गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात ब्रिटिश सरकार के पास। व्यापार किसके पास में बचा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब भारत में इन्हीं के द्वारा व्यापार भी करना है और इन्हीं के द्वारा प्रदेशों का शासन भी चलाना है, लेकिन व्यापार के मामले में जो निर्देश देगा वो कंपनी देगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। प्रदेश के मामले में कोई भी निर्देश देना है या आदेश देना है वो अब ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट देगी, किसके माध्यम से? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक दोहरी व्यवस्था स्थापित हुई पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और वो दोहरी व्यवस्था क्या थी कि अब प्रादेशिक मामलों से संबंधित कोई भी डिसीजन ब्रिटिश सरकार लेगी और व्यापार से संबंधित मामलों में कोई भी डिसीजन ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको कुछ लोग दोहरी व्यवस्था या द्वैध प्रणाली भी बोल देते हैं। तो कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि किस एक्ट के तहत भारत में द्वैध व्यवस्था लागू हुई, तो पिट्स इंडिया एक्ट। द्वैध व्यवस्था भी आप समझ चुके हैं कि व्यापार करना काम कंपनी का और भारत के प्रादेशिक मामले देखना काम ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि निर्देश किस तरीके से, आदेश किस तरीके से और कौन से मामलों में कौन पहुंचाता था? गुप्त समिति ही पहुंचाता था, लेकिन व्यापार से संबंधित मामले अगर कोई होते थे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निर्देश देता था, गुप्त समिति पहुंचाता था, और अगर प्रादेशिक मामले हुआ करते थे तो निर्देश देता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे गुप्त समिति भारत में पहुंचाता था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में नियंत्रण स्थापित किया था। शायद आपको एक पॉइंट ध्यान होगा कि उसमें बताया गया था कि भारत के प्रशासन से संबंधित कोई भी रिपोर्ट जो गवर्नर जनरल भेजेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको कहां पे रखवाएंगे? राज्य मंत्री के पास। और व्यापारिक मामलों से संबंधित कुछ भी भेजा जाएगा तो उसको कहां पे रखवाएंगे? वित्त मंत्री के पास। तो नियंत्रण तो सरकार का पहले ही स्थापित हो चुका था, लेकिन उतना जबरदस्त नियंत्रण नहीं था। उससे अधिक ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात आप 2 बातें यहाँ पर क्लियर हुई हैं। पहला, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में, और दूसरी बात जो आपको स्पष्ट हुई है वो ये कि इससे एक दोहरी व्यवस्था बनी, व्यापार करना काम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का और प्रादेशिक मामले देखना काम होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट अर्थात ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, अब हम पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में कौन से परिवर्तन किए गए ये देखते हैं। पहले तो ब्रिटेन में परिवर्तन था, अब भारत में परिवर्तन देखते हैं। सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिलेगा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में। पहले कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4,
सदस्यों की संख्या 4 हुआ करती थी और पिट्स इंडिया एक्ट से इसे घटा करके कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। तो 4 संख्या घटा करके 3, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। दूसरी बात, जैसे पहले निर्णय लिया जाता था बहुमत से, उसी तरीके से अभी भी निर्णय बहुमत से ही होगा। यानी अभी भी गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं दी गई थी, आगे दी जाएगी, लेकिन अभी तक वीटो पावर नहीं दी गई थी। तो निर्णय अभी भी, तो इसका मतलब पहले मैंने आपको बताया था कि जब 4 होते थे सदस्य और एक गवर्नर जनरल, तो टोटल कितने हुए, 5 लोग बहुमत से निर्णय लेना होता था। अब अगर बहुमत से निर्णय लेना है तो कम से कम 3 सदस्यों की सहमति 5 में जरूरी है। अगर 3 सहमत नहीं है तो फिर कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। लेकिन संख्या घटाने का फायदा क्या हुआ, जब 3 हो गई संख्या, गवर्नर जनरल प्लस 1 4 हो गए, तो अब फायदा ये हुआ कि जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में अगर एक भी सदस्य गवर्नर जनरल के पक्ष में है तो एक गवर्नर जनरल हो गया, एक गवर्नर जनरल के पक्ष में, तो 2 तो उसके पक्ष में हो गए और 2 कहां पर पड़े, विपक्ष में, तो यानी बराबर वोट पड़ गए। और बराबर वोट की कंडीशन में एक जुगाड़ होता है, जैसे हम कास्टिंग वोट बोलते हैं, निर्णायक मत। और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट या निर्णायक मत का अधिकार भी दिया गया। तो अब ऐसी स्थिति में अगर बराबर बराबर हो जाए तो गवर्नर जनरल अपने निर्णायक मत को डाल करके निर्णय अपने पक्ष में कर सकता है। पहले बड़ी समस्या थी कि गवर्नर जनरल को 3 अपने पक्ष में करने ही करने हैं, यानी कि 2 पक्ष में करने, 3 तो होने ही होने चाहिए 5 में से, तभी हो सकता था। लेकिन अब अगर एक भी उसके सपोर्ट में है कार्यकारिणी के 3 सदस्यों में से, तो आसानी से वो कोई भी निर्णय पास करवा सकता था। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कार्यकारिणी और के सदस्य और गवर्नर जनरल के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन इस टकराव की स्थिति को कम करने का प्रयास किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, इसके अलावा इनमें कहा गया कि 3 जो सदस्य होंगे, इन 3 सदस्यों में कंपलसरी तौर पर एक सदस्य कौन होगा, मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ होगा, इसका मतलब कि जो भी भारत में कमांडर इन चीफ या मुख्य सेनापति के पद पर होगा वो स्वयं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहा गया कि बंबई प्रेसिडेंसी में तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में बंगाल की तर्ज पर कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा। कार्यकारिणी परिषद का गठन, यानी कि जैसे बंगाल में गवर्नर जनरल प्लस 3, ऐसे बंबई में गवर्नर प्लस 3, मद्रास में गवर्नर प्लस 3, उसी तर्ज पर होगा। ठीक है, तो एक परिवर्तन ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में किया गया। दूसरा एक और जो परिवर्तन है, युद्ध नीति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया। और युद्ध नीति पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, यह कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के
आदेश के बगैर कोई भी युद्ध गवर्नर जनरल हो या गवर्नर हो भारत में शुरू नहीं कर सकते हैं। और शायद आप समझ भी सकते हैं कि मराठा वार से बहुत आर्थिक नुकसान हुआ था और इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यापार पर ध्यान दीजिए, युद्धों पर ध्यान न दीजिए। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किए गए परिवर्तन हैं और इन परिवर्तनों से दो बातें आप लोगों को स्पष्ट हुई। पहली बात तो ये कि इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को पहले की तुलना में अधिक बढ़ा दिया गया। और दूसरा, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में जो स्ट्रक्चर बना प्रशासन का, जो भी स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर पूरे कंपनी के शासनकाल के दौरान चलता रहा, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। कंपनी का शासन आप लोगों को पता होगा कि 1858 तक रहा था, इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो रूपरेखा बनी प्रशासन की, वही रूपरेखा थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ चलती रही 1858 तक, यानी कि कंपनी के शासन की समाप्ति तक। इसके बाद और जो एक्ट आएंगे, 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और ये जो भी क्लास हमने आपको पढ़ाई है, इससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो हम लोगों का टेलीग्राम पर द्रोणाचार्य एकेडमी कानपुर के नाम से चैनल बना हुआ है, उसमें जाकर के आप आसानी से इससे संबंधित पीडीएफ को पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।